हेलो फ्रेंड्स। आज के द हिंदू के डिस्कशन में हमने एक आर्टिकल देखा था जिसमें कि लोढ़ा पैनल ने बीसीसीआई से उसकी मीटिंग्स के मिनट्स की डिमांड की थी ताकि वो आगे की जांच कर सके। तो उस टाइम पे हमने इसको बहुत कम डिस्कस किया था। लोढ़ा पैनल की जो रिपोर्ट आई है उसको ये जनवरी 2016 में लोढ़ा पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है इस बार, क्योंकि अभी तक इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, जबकि 2-3 साल से ये न्यूज़ में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि केस था क्या, किस तरीके से प्रोसीड किया है। तो 2013 आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स स्पॉट फिक्सिंग के लिए पकड़े गए थे, जिनमें श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदीला, ये 3 प्लेयर्स थे। उसके बाद मई 24 को 2013 में ही गुरुनाथ मय्यप्पन, जो कि चेन्नई सुपर किंग के ओनर थे, उनको बैटिंग के चार्जेज के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। देन जून 2 को एन श्रीनिवासन ने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से इस्तीफा दे दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुदगल, जो कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी उन अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया जो इस सब की पूरी घटनाक्रम की जांच करेगा। तो इस पैनल ने मय्यप्पन पर दोषारोपण किया बैटिंग का। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पैनल को आगे बोला कि इन सारे जो घटनाक्रम है उनको आप ठीक से छानबीन कीजिए, पूरी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। पैनल का ये कहना था कि श्रीनिवासन ने अपना काम ठीक से नहीं किया और कोड ऑफ कंडक्ट जो प्लेयर्स ने वायलेट किए थे तो उसको इग्नोर किया था। हालांकि पैनल ने ये कहा था कि श्रीनिवासन ने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने वाले प्लेयर्स को इग्नोर किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन को, जो आरोप लगाए गए थे श्रीनिवासन पे, उन चार्जेस को रद्द कर दिया। स्पॉट फिक्सिंग मामले के लिए जो 3 मेंबर पैनल लोढ़ा पैनल गठित किया गया था, उसने 4 जनवरी 2016 को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में 2 चीज़ों पर बारीकी से छानबीन की गई है। एक तो कि हमारे देश में ये गेम चलता कैसे, हाउ द गेम इज रनिंग इन द कंट्री, एंड सेकंड थिंग कि what could be done to ensure the transparency and accountability in the rule rather than exceptions। कमेटी की हम रिपोर्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमेटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिए थे। सेकंड, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बीसीसीआई। तो ये प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इसके हेड्स का, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स और ये राजस्थान रॉयल्स के हेड्स थे और ये खुद ही बैटिंग कर रहे थे, तो इनके टीम के ओनर भी हैं और बैटिंग भी कर रहे हैं, तो दिस इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देन करप्शन, देन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एटसेट्रा, इन सभी प्रॉब्लम से एसोसिएटेड जो चीज़ें थी वो सेकंड पार्ट में डिस्कस की गई है। थर्ड पार्ट में क्रिकेट में क्या रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए, उसके लिए एक अपेंडिक्स है जो कि बेस्ड ऑन क्वेश्चन AR है, जो प्रोवाइड किया गया था पैनल द्वारा बीसीसीआई के स्टेक होल्डर्स को। एंड देन फोर्थ पार्ट में जो पुराने COO थे सुंदर रामन, इनको कमेटी ने क्लियर किया है कि कोई रॉन्ग डूइंग इनके द्वारा नहीं की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेजर रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं कमेटी की। तो फर्स्ट तो यही है कि COO सुंदर रामन को छोड़ दिया गया। सेकंड कि बीसीसीआई को RTI के अंडर लाया जाए। थर्ड कि बैटिंग जो है उसको लीगलाइज किया जाए। इंडिया में अभी तक बैटिंग इलीगल है, उसको लीगलाइज किया जाए, लेकिन उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाए। और जो प्लेयर्स या कोई भी स्टेक होल्डर्स हैं बीसीसीआई के या फिर पूरे गेम के, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। इस तरीके से कुछ लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएँ। देन पैनल ने रिकमेंड किया है कि प्लेयर्स और बीसीसीआई जो है उनके ऑफिशियल्स अपने असेट्स को डिस्क्लोज करें। नेक्स्ट पैनल कहता है कि 1 बोर्ड 1 स्टेट, ये पॉलिसी यूज में लेके नई संरचना बनाई जानी चाहिए बीसीसीआई की। अभी तक ऐसा है कि कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र में मुंबई हुआ, विदर्भ हुआ, इस तरीके से 2-3 एसोसिएशन है वहाँ की,
और उन सभी को वोटिंग राइट्स अलग-अलग मिले हुए हैं। तो पैनल ने कहा है कि इस तरीके से ना हो कि इंडिविजुअल को एक-एक वोट और एक स्टेट में सिर्फ एक ही एसोसिएशन को मान्यता दी जाए। ये हम देख चुके हैं। एंड नेक्स्ट बीसीसीआई का कोई भी ऑफिस बियरर जो है वो लगातार 2 टर्म से ज़्यादा के लिए नहीं चुना जाएगा। 2 टर्म से ज़्यादा के लिए वो नहीं रहेगा। तो लोढ़ा पैनल कहता है कि मैक्सिमम कोई भी 3 बार रह सकता है और उसमें से भी 2 से ज़्यादा बार वो लगातार नहीं रह सकता और उसमें बीच में कुछ कूलिंग पीरियड होना चाहिए। ये इसकी रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि कोई भी मिनिस्टर या गवर्नमेंट सर्वेंट इसका ऑफिस बियरर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये कहते हैं कि इसका प्रेसिडेंट जो है वो 2 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होना चाहिए। देन इन्होंने एक कमिटी बनाने का रिकमेंडेशन दिया था जो जीके पिल्लई, महेंद्र अमरनाथ, एडल जी और अनिल कुंबले की सदस्यता जो 4 सदस्य हैं इसके। नेक्स्ट इसकी रिकमेंडेशन है कि आईपीएल और बीसीसीआई दोनों को अलग-अलग किया जाए। दोनों की जो गवर्निंग बॉडी है वो सेपरेट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। लोढ़ा कमेटी की नेक्स्ट रिकमेंडेशन है कि रेलवे सर्विसेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को एसोसिएट मेंबर्स बनाया जाए और उनके जो वोटिंग राइट्स हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स ऑलरेडी कि सेपरेट गवर्निंग बॉडी हो, 2 बार से ज़्यादा किसी को ना बनाया जाए लगातार, एंड देन आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जो बनेगी उसको लिमिटेड ही ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेयर्स एसोसिएशन, इसकी इन्होंने बात की है कि अभी तक प्लेयर्स जो ए ग्रेड जो गेम खेल चुके हैं उन सभी प्लेयर्स का एक एसोसिएशन बनाना चाहिए और उनका भी कुछ से होना चाहिए चीज़ों में। अभी तक ऐसा नहीं है। एंड देन इन्होंने कहा है कि एक एथिक्स ऑफिसर जो ज़रूरी है बीसीसीआई के कार्यों को ऑब्जर्व करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैनल ने धोनी लेड जो चेन्नई सुपर किंग है उसको और राजस्थान रॉयल्स को दोनों को 2 साल के लिए गेम से हटा दिया था और साथ ही गुरुनाथ मय्यप्पन और राज कुंद्रा, गुरुनाथ मय्यप्पन को तो अरेस्ट भी किया गया था और राज कुंद्रा, इन दोनों पे लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया है। हम देखते हैं लोढ़ा पैनल की रिकमेंडेशंस के प्रॉस एंड कॉन्स। तो ये जो रिकमेंडेशंस हैं बीसीसीआई की फंक्शनिंग को रेडिकली चेंज कर देंगी, जो पब्लिक इमेज और क्रेडिबिलिटी को सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अदर जो इसकी रिकमेंडेशंस है जैसे टेन्योर का रेस्ट्रिक्शन, एक से ज़्यादा पोस्ट पे नहीं रह सकते, या फिर टर्म्स को लिमिट करना कि 3 टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकते, कूलिंग ऑफ पीरियड की इन्होंने बात की है और बीच में लगातार 2 बार से ज़्यादा नहीं रह सकते। इस टाइप की जो इन्होंने बातें की है तो उनको ठीक से यदि इम्प्लीमेंट किया जाए तो दैट विल बी ए गुड स्टेप। एंड देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट को, मिनिस्टर्स को, इनको भी दूर रखा गया है। तो इनको दूर रखने की जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी यदि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर बीसीसीआई, क्योंकि ये ऑटोनोमसली ठीक से काम कर पाएगी। हाँ, हो सकता है कि सारे ही पॉलिटिशियंस को दूर ना रख पाए इससे, लेकिन फिर भी जो इन्फ्लुएंशियल हैं एटलीस्ट उनको दूर रखा जाए तो दैट विल बी बेनिफिशियल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या चैलेंजेज हैं अहेड। चैलेंजेज अहेड में मेजर चैलेंज तो यही है कि देश भर में अलग-अलग कानून अभी तक उपलब्ध हैं और जो सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता प्रदान करने की बात इन्होंने की है, वो हालांकि एक प्रगतिशील कदम है, प्रोग्रेसिव स्टेप है, लेकिन उन कानूनों के चलते और नए कानून बना के किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेट कर पाएंगे वो एक मेजर चैलेंज है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बीसीसीआई जो को खिलाड़ियों, प्रबंधकों और खेल से किसी भी रूप में जुड़े लोगों के जो सट्टेबाजी की प्रक्रिया है उससे दूर रखने के कठोर प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा, जो कि बीसीसीआई के लिए काफ़ी टफ है। इसी संदर्भ में जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन है उसने सौरभ गांगुली के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी जिसने कि लोढ़ा कमेटी की 21 सिफारिशों में से 10 को तो अस्वीकार कर दिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बीसीसीआई या फिर अदर स्टेट्स के जो एसोसिएशंस हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें
नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सिफारिशें अस्वीकार की गई हैं सौरभ गांगुली कमेटी द्वारा, उनमें आयु और सीमित कार्यकाल की जो सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों को ही इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सिफारिशें हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चुनौतियां भी हैं इसके सामने, लेकिन फिर भी जो आगे की राह है उसको किस तरीके से प्राप्त किया जाएगा, इसके लिए समिति की जो सिफारिशें की है समिति ने, उनको उसी रूप में यदि इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्रिकेट प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा, जिसका जो कि इसका उद्देश्य भी था। तो सर्वोच्च न्यायालय को इस डायरेक्शन में बीसीसीआई के विचारों को जानना भी जरूरी है। जैसे कि भाई हमने देखा अभी कि सौरभ गांगुली की जो कमेटी बनी थी, उसने सिफारिशों को रिजेक्ट कर दिया। तो इसी तरीके से हो सकता है बीसीसीआई भी इन सिफारिशों को ना माने। तो बीसीसीआई इन सिफारिशों को माने, इसके लिए उसके विचार जानना, उसको साथ में लेके चलना भी जरूरी है। तो इस तरीके से हमने लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशंस को देखा, उसकी चुनौतियों को देखा, प्रोस कॉन्स को देखा और आगे की राह को भी देखा। अब मेजर क्वेश्चन ये है कि मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेंस में डायरेक्ट लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म हो सकता है कि क्रिकेट के अलावा इंडिया में एक तो गेम्स की हालत बहुत खराब है, तो उसके क्या रीजन से सुधार कैसे किए जा सकते हैं। या दूसरा क्वेश्चन वैसे पूछा जा सकता है कि गेम्स एंड पॉलिटिक्स दोनों का मिक्सचर नुकसानदायक है, या गेम्स एंड बिजनेस, गेम को बिजनेस बना डालना, ये कैसे नुकसानदायक है, इसके क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं कि इसको रोका जा सके। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं। तो अदर गेम्स के लिए हम देखें कि अदर गेम्स की हालत क्यों खराब है, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे कि अदर गेम्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती है, उनमें मनी का इन्वॉल्वमेंट कम है, लोगों को खाने पीने के लिए मतलब एक रोजगार की तरह भी उन्हें लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, गेम खेलते हुए भी उन्हें और रोजगार करने पड़ते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दूसरा कि गवर्नमेंट भी और गेम्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। जैसे ओलंपिक्स में बहुत कम मेडल्स आते हैं, तो ओलंपिक्स में मेडल लाने के लिए पहले गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी पहले इन्वेस्ट ना करके कोई जब मेडल जीत के आ जाता है तो उसको पैसे देती है। तो इस तरीके की जो विचार हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट जो फॉलो कर रही है, उनको चेंज करके और एक इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में गेम्स को प्रमोट करना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके बाकी सारे गेम्स भी इक्वल हो पाएंगे।